हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कल की क्लास में अपन ने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण और इस के वेग स्थिरांक की इकाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, और ये इकाई होती है समय इनवर्स। ये लिखी थी समय इनवर्स, यानी समय अगर सेकंड में है तो लिख देंगे सेकंड इनवर्स, मिनट में है तो इसको लिख देंगे मिनट इनवर्स, और घंटों में है तो इसको लिख देंगे घंटा इनवर्स। ये हो जाएगी। आज अपन पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल का मतलब वह समय जिसके पश्चात किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की आधी मात्रा शेष रहती है या फिर आधी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए, अर्ध आयुकाल यानी टी हाफ प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण क्या आता है? ये K1 बराबर 2.303 अपॉन टी log A अपॉन A माइनस एक्स। अवकलित नहीं, इसमें लेंगे समाकलित समीकरण। अवकलित से नहीं, समाकलित से, क्योंकि अवकलित समीकरण तो था dx अपॉन dt बराबर K1 और उसके साथ में a माइनस एक्स इंटू, ये लेंगे हम समाकलित समीकरण। अब इस समाकलित समीकरण के अंदर t को इधर लेके आएंगे और k1 को इधर लेके जाएंगे। तो देखिए, इसी समीकरण को अपन यूँ भी लिख सकते हैं, या t बराबर 2.303 अपॉन K1 log a अपॉन a माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अभिक्रिया के प्रारंभ में यानी t बराबर 0 समय, t बराबर 0 समय पर, इसके लिए हमने कहाँ पे लिखा था? जब हम इसका समीकरण निकाल रहे थे वहाँ पे, तो t बराबर 0 समय के ऊपर हमने उत्पाद की सांद्रता क्या ली थी? 0 ली थी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अर्ध आयुकाल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे t बराबर 0 समय नहीं रहेगी, यानी t का मान तो यहाँ पे क्या रहेगा? t हाफ, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं? अर्ध आयुकाल। तो देखिए, t बराबर तो अपन क्या लिख देंगे? t बराबर हो जाएगा t हाफ, और x का मान यानी उत्पाद की सांद्रता कितनी रहेगी? तो बताएगा कि आधा अभिकारक किसी में उत्पाद में, तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या है? a, तो क्या रह जाएगा? a बटावा 2। तो t बराबर t हाफ, अतः a बराबर x बराबर क्या हो जाएगा? a बटावा 2, ये लिख देंगे। जैसे इधर कर रहा हूं मैं, तो इसमें देखिए, ये तो हो जाएगा t हाफ बराबर 2.303 अपॉन यहाँ पे K1 और log a अपॉन a माइनस a बटावा 2। अब पूरे एक में से आधा गया तो कितना बचा? आधा। अब यहाँ पे पूरा a है और इसमें से आधा चला गया तो कितना हो गया? a बटावा 2। तो देखिए, हो जाएगा t हाफ बराबर 2.303 अपॉन K1, और ये हो गया log a अपॉन
a/2। अब a से a तो कैंसिल, 2 नीचे भाग में आ रहा है तो इस 2 को कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर। तो देखिए इसमें t हाफ बराबर 2.303/K1 log 2। और हमें पता है चूंकि log 2 बराबर होता है 0.3010, यही मान होता है। log 2 के स्थान पे ही रख देंगे तो t हाफ बराबर 2.303/K1 इंटू 0.3010। अब देखिए t हाफ बराबर, इनको आपस में इंटू करेंगे तो इसका मान होएगा 0.693/K1 और ये हो गया प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धआयतन। अब शून्य कोटि अभिक्रिया में t हाफ बराबर था A/2K0, यानी अभिकारक की सांद्रता बढ़ रही थी तो अर्धआयतन भी बढ़ रहा है। लेकिन इसमें अभिकारक की सांद्रता इस वाले पक्ष में कहीं आई नहीं रही है, तो यानी जो अर्धआयतन है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए एक यहाँ पे ग्राफ बता रहा हूँ, एक तरफ ले रहा हूँ t हाफ और एक तरफ ले रहे हैं अभिकारक की सांद्रता, तो ये हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। इसका मतलब कि अभिकारक की सांद्रता कितनी बढ़ा दो अर्धआयु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर? अगर सीधी लाइन प्राप्त हो रही थी, उसमें क्या थी, सीधी लाइन प्राप्त हो रही थी, यानी अभिकारक की सांद्रता बढ़ने पर अर्धआयुकाल का मान भी बढ़ रहा था। इसमें अगर हम इसको इधर ले लें, देखिए यूं ले लो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इधर ले लीजिए सांद्रता, ये ठीक है। अब देखिए इधर से इधर क्या हो रही है, सांद्रता बढ़ रही है, लेकिन अर्धआयुकाल जहाँ है वहीं का वहीं है। कहने का मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता का अर्धआयुकाल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कितनी ही बढ़ा दो कितनी ही घटा दो, ये बात है। ये हो गया आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धआयुकाल। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। अब आगे आता है एक अंतराल सूत्र इसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अंतराल सूत्र। अब देखिए इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, जब प्रथम कोटि अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता हमें ज्ञात न हो, तो उस सांद्रता को ज्ञात करने के लिए इस अंतराल सूत्र की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है। अब देखिए जैसे समीकरण क्या है हमारा, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, ये हमारे पास में K1 बराबर 2.303/T log A/A-x, यही है। अब इस t को अगर मैं इधर लेके आऊं, जैसे ये लेके आ गया t और इधर लेके आ गया K1, एक ही बात है। अब देखिए हम मान रहे हैं, माना T1 दोनों समय साथ में लेते हैं, माना T1 व T2 समय पर अभिकारक की अपघटित मात्रा
कर्मशः है। अब अभिकारक की अपगठित मात्रा तो बन गया क्या, उत्पाद बन गया। तो एक को तो मान रहे हैं कर्मशः का मतलब T1 के ऊपर तो क्या है X1, वह X2 है। क्लियर। अब इसी समीकरण से इनके दो समीकरण बन जाएंगे, एक तो यहाँ T1 और यहाँ X1, दूसरा होगा यहाँ T2 और यहाँ हो जाएगा X2। तो देखिए अतः T1 बराबर 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस X1 ये होगा। और इसको दे रहे हैं अपन समीकरण संख्या 1। दूसरा देखिए T2 बराबर 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस X2 और ये आ गया समीकरण संख्या 2। अब देखिए इसमें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अलग अलग पक्षों को घटा दी। जैसे इधर वाला पक्ष होगा तो T2 माइनस T1। तो देखिए T2 माइनस T1, अब इनको आपस में घटा रहे हैं तो एक तो हम जैसे पहले इसको लिख देंगे फिर माइनस करके ये लिख देंगे, एक तो तरीका है ये, पूरा ही बताता हूँ देखिए कैसे। तो बराबर 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस X। अब घटा रहे हैं तो माइनस और ये हो जाएगा 2.303 अपॉन K1 log A अपॉन A माइनस X1। अब इसमें कॉमन क्या है 2.303 अपॉन K1, ये इसमें कॉमन है। तो देखिए T2 माइनस T1 बराबर 2.303 अपॉन K1 और इसको लिख देंगे अपन log A अपॉन A माइनस X2 माइनस log A अपॉन A माइनस X1। क्या ये log A माइनस log B की तरह हो गया। तो देखिए क्योंकि log A माइनस log B बराबर log A अपॉन B, ये होता है या नहीं। अब इसी की तरह इसको लिखेंगे तो देखिए T2 माइनस T1 बराबर 2.303 अपॉन K1 और ये हो जाएगा log जो पहले है वो कहाँ आएगा ऊपर और बाद वाला नीचे। तो log A अपॉन A माइनस X2 अपॉन A अपॉन A माइनस X1। अब A से A तो हो गया कैंसिल, हो गया नहीं। अब ये नीचे भाग के रूप में है और ये भी नीचे भाग के रूप में, तो ये तो कहाँ चला जाएगा नीचे और ये कहाँ जाएगा ऊपर, यही होगा। तो देखिए इसमें T2 माइनस T1 बराबर 2.303 अपॉन K1 log A माइनस X1 अपॉन A माइनस X2 और ये आ गया हमारे पास में प्रथम कोटि अभिक्रिया का अंतराल सूत्र। क्लियर। दोबारा से देख लीजिए।
अंतराल सूत्र की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हमारे पास में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात न हो, तो इसके लिए अंतराल सूत्र की हेल्प लेनी पड़ती है। तो अंतराल सूत्र निकालने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि t1 समय के ऊपर अभिकारक की अपघटित मात्रा है x1 और t2 समय के ऊपर अभिकारक की अपघटित मात्रा है x2, और इसी से प्रथम कोटि अभिक्रिया जो समाकलित वेग समीकरण है, इसी के द्वारा हम दो समीकरण बना लेंगे। t1 बराबर 2.303 अपॉन k1 log a अपॉन a माइनस x1, ये समीकरण संख्या 1। यानी t1 समय पर अपघटित मात्रा कितनी है? x1, और दूसरा हो जाएगा t2 बराबर 2.303 अपॉन k1 log a अपॉन a माइनस x2। अब देखिए जो दूसरा समीकरण है उसमें से पहले को घटा लें, दोनों पक्षों को अलग अलग घटा ली। अब जो कॉमन आया उसको कॉमन ले लिया, तो t2 माइनस t1, इसमें देखिए ये पद और इसमें भी ये पद, दोनों समान हैं, इनको कॉमन ले लिया और जो बच रहा है इसको लिख दिया, और ये हो गया log a माइनस log b की तरह, तो log a अपॉन b की तरह। तो इसमें यहाँ पे इसको लिख दिया t2 माइनस t1 बराबर 2.303 अपॉन k1 और log a अपॉन a माइनस x2 अपॉन a माइनस x1। a से a कैंसिल, और यहाँ पे ये भाग के रूप में है तो नीचे जाएगा, यहाँ भाग के रूप में है तो ऊपर जाएगा, और ये हो जाएगा t2 माइनस t1 बराबर 2.303 अपॉन k1 और log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। अब इसके लिए इसका एक ग्राफ देखिए, जैसा प्रथम कोटि अभिक्रिया में हम, जैसे ये था समीकरण t बराबर 2.303 अपॉन k1 और log a अपॉन a माइनस x, इसके और इसके मध्य ग्राफ बताया। यहाँ पे भी देखिए समय वही है, यहाँ हो गया t2 माइनस t1 और यहाँ पे ये सांद्रता हो गई। अब ये जो इंटू में बच रहा है ये क्या रह जाएगा? ढाल। वैसा का वैसा ग्राफ प्राप्त होगा। तो देखिए इसमें एक तरफ तो ले रहे हैं समय t2 माइनस t1 और एक तरफ ले रहे हैं सांद्रता, तो log a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2, और कैसी लाइन प्राप्त होगी? सीधी लाइन, और इसका जो स्लोप है ढाल, ये किसके बराबर होगा? 2.303 अपॉन k। क्लियर? लैंग्वेज क्या हो जाएगी कि समय व सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है जिसके ढाल 2.303 अपॉन k1 द्वारा वेग स्थिरांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर? देख लीजिए एक बार फिर से। उदाहरण प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, शून्य कोटि के बताए थे, ये उदाहरण है और रटने पड़ेंगे पढ़ते कि जैसे ये हैं NH4NO2, इसको जब गर्म किया जाता है तो इससे बनता है N2 प्लस H2O, इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, और इसको गर्म करते हैं, इससे बनता है नाइट्रोजन और जल। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण। दूसरा देखिए NH4NO3, इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो ये टूटेगा N2O प्लस H2O, नाइट्रस ऑक्साइड और जल। ठीक है, अब इसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। नोट्स में नाइट्रेट लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना, नाइट्रेट होगा ये, नाइट्रेट, ये होगा अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, क्योंकि जो NO2 माइनस होता है वो तो होता है नाइट्राइट, और NO3 माइनस होता है वो होता है नाइट्रेट। क्लियर? अब देखिए इसमें आगे एक जैसे ये है N2O और ये टूटता है N2 प्लस हाफ O2,
ये हमने शून्य कोटि में भी पढ़ा है, याद है। लेकिन उसमें यहाँ पे प्लेटिनम धातु, यहाँ पे धातु नहीं है। अगर धातु आ गई तो उदाहरण किसका होगा? शून्य कोटि अभिक्रिया। और धातु नहीं है तो उदाहरण कौन सी विक्रिया का हो जाएगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया का। एक है जैसे नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5, और ये टूटता है इसमें NO2 प्लस O2 ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया उदाहरण है। ये दोनों उदाहरण काफी बार पूछेंगे, ठीक है। इसको संतुलित करेंगे तो इधर लिखेगा वो 2, और इसमें भी संतुलित करके इधर लिखता है 2, तो हमें पता लगता है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। लेकिन उदाहरण किसका है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का। एक जैसे सल्फ्यूनिल क्लोराइड SO2Cl2, इसको बोलते हैं सल्फ्यूनिल क्लोराइड, और ये टूटता है SO2 प्लस Cl2। ये भी प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल। एक जैसे एथिल एसीटेट CH3COO C2H5, इस एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। तो यहाँ पे पीछे भी हमने कोटि में पढ़ा था, ये जो एकाणु प्रथम कोटि की अभिक्रिया था उसमें ये किस में लिया जा रहा? आदिकेय में। और अभिक्रिया कौन सी कोटि की हो जाएगी? प्रथम कोटि की। ये टूटता है CH3COOH प्लस C2H5OH। ये एग्जाम्पल भी किसका होगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया का। इससे आगे जैसे C2H4 प्लस H2, C2H4 को क्या बोलते हैं? एथीन। और एथीन का जब हाइड्रोजनीकरण होता है तो इससे बनता है C2H6 एथेन, जो एग्जाम्पल किसका है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। और जितने भी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं होंगी, जैसे रेडियम 88226, और इसमें से हीलियम की नाभिक बाहर निकल जाती है और ये बनाती है रेडोन, तो 2 तो इसमें से कम थी, तो ये हो गया 86, और 4 हुए द्रव्यमान संख्या में से कम, तो ये हो गया 222। रेडियम है एक रेडियो एक्टिव तत्व, एसलो का तत्व है। कौन सा तत्व है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब वे तत्व जिनमें से अल्फा बीटा गामा किरणें स्वतः उत्सर्जित होती हैं, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। और तत्वों के इस गुण को बोला जाता है रेडियो एक्टिवता। एक जैसे कोई भी बैंक की ब्याज दर से संबंधित अभिक्रिया, ये ज्यादातर अभिक्रियाएं मैंने आपको बता दी हैं। ये सभी कौन सी कोटि की होंगी? प्रथम कोटि। क्लियर? अब देखिए, अब आगे कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को दुगुना करने पर वेग कितने गुना बढ़ जाता है?
कितना बढ़ जाएगा? दुगना बढ़ जाएगा, क्योंकि बताया था कि वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के क्या हो रहा है? समानुपाती। क्लियर? वो फॉर्मूला लिखे बताया था कि वेग बराबर k और सांद्रता की पावर n। तो वेग कितने गुना बढ़ जाएगा? दुगुना। अगर यहाँ पे फर्तन के स्थान पे होता शून्य तो क्या लिखते? वेग क्या हो जाता? अपरिवर्तित रहता। ठीक है, क्योंकि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया थी उसमें वेग व सांद्रता के मध्य हमारे पास में ये ग्राफ प्राप्त हो रहा। अगर ये भी आपको याद नहीं है तो ये सूत्र याद रखना कि वेग समानुपाती सांद्रता और सांद्रता की पावर हो जाएगी n। तो r बराबर k, जैसे अभिकारक को हमने मान लिया a इसकी पावर n, और अगर शून्य है तो यहाँ पे लिख देंगे शून्य। तो सांद्रता को दुगुना करो चाहे तिगुना करो, इसका मान कितना रहेगा? 1। यानी शून्य कोटि अभिक्रिया में सांद्रता को कितना ही बढ़ा दो कितना ही घटा दो, वेग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो प्रथम कोटि अभिक्रिया इसमें इसका मान है 1, तो ये दुगुना करेंगे तो टोटल निकालेंगे, इसका मान निश्चित है तो टोटल निकालेंगे तो दुगुना किया तो क्या आ गया? दुगुना। तिगुना किया तो तिगुना। चौगुना किया तो चौगुना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता दुगुना करने पर वेग कितने गुना बढ़ जाएगा? तो आंसर क्या होगा? दुगुना। और अगर सांद्रता तिगुना कर रहे हैं तो वेग कितने गुना बढ़ेगा? तिगुना। क्लियर? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता को कितने गुना बढ़ाया जाए कि उसका वेग तिगुना हो जाए, तो आंसर क्या होगा? अभिकारक की सांद्रता कितनी करनी पड़ेगी? तिगुनी करनी पड़ेगी। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, और इसको जब गर्म किया जाता है तो ये बेंजीन प्लस नाइट्रोजन और साथ के अंदर बना देता है ये क्लोरीन Cn। अब मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया दी जाए, अब इसमें गर्म करने के लिए इसका जल के साथ में जलीय माध्यम में करते हैं तो इसका अपघटन भी कर सकते हैं, यानी H2O के साथ में इसकी अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जा सकता है। अब इस अभिक्रिया के लिए इसमें K का मान है K बराबर, जैसे मान लीजिए दे दिया 2.5 × 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स है। तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। इसमें सीधा गर्म कर लेना, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। अब इस अभिक्रिया की कोटि का मान कैसे लिखेंगे बताइए? क्या आंसर होगा? इससे पता लगाएंगे आप सेकेंड इनवर्स किसका मात्रक होता है? प्रथम कोटि अभिक्रिया का। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये आंसर होगा। क्लियर? यहां से पता लगाएगा। जैसे उसमें भी एक क्वेश्चन किया था। अब जैसे एक क्वेश्चन देखिए, जलीय माध्यम में अगर जलीय माध्यम लेके गर्म करेंगे तो
तो इसमें यहाँ तो बनेगा फिनोल, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ पे HCl, ये हो जाएगा। पीछे किया था हमने एक कार्बनिक छद्म कोटि की अभिक्रिया में, यही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया था, जलीय माध्यम में गर्म कर रहे हैं तो बेंजीन के स्थान पे क्या बन जाएगा, फिनोल, और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस, और क्लोरीन के स्थान पे बन जाएगा HCl। देखिए जैसे 100 ग्राम Ra का मतलब है रेडियम, रेडियम की तत्व है, रेडियम की अर्ध आयु 5600 वर्ष है, तो 50 ग्राम रेडियम की अर्ध आयु ज्ञात की। सोल कुछ भी नहीं करना है, रेडियम देखना है कौन सा तत्व है, रेडियो एक्टिव, और रेडियो एक्टिव तत्वों की अभिक्रिया कौन सी कोटि की होती है, फर्तम कोटि की, और फर्तम कोटि की अभिक्रिया के ऊपर अभिकारक की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्धआयु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वेग के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे क्या दी हुई है हमें, अर्धआयु। देखिए अर्धआयु के लिए हमने ग्राफ बनाया था, इस प्रकार की लाइन प्राप्त हुई थी हमारे पास में, एक तरफ लिखा था हमने सांद्रता और एक तरफ लिखा था अपने टी हाफ, यानी सांद्रता को कितने ही बढ़ाओ चाहे कितने ही घटाओ, जैसे इधर तो लिख रहा हूँ ये टी हाफ और इधर लिखते हैं सांद्रता। अब इधर क्या हो रही है, सांद्रता बढ़ रही है, परंतु जो टी हाफ है ये जितना है उतना का उतना ही, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसकी अर्धआयु के ऊपर अभिकारक की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो चाहे 100 ग्राम रेडियम हो, चाहे 50 हो, चाहे 25 ग्राम हो, चाहे 10 ग्राम हो, चाहे 5 ग्राम हो, चाहे 1 kg हो, सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इसकी अर्धआयु आंसर क्या होगा, 5600 वर्ष। क्लियर, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धआयु के ऊपर सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद हो गया। अब एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको कि जैसे कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और वो 10 मिनट के अंदर 90% पूर्ण हो जाती है, जैसे लिख रहा हूं मैं यहां पे, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात की। ठीक है, अब 90% पूर्ण हो रही है, प्रतिशत निकलते हैं 100 में से। अब देखिए हम मानेंगे, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 है। ठीक है, सांद्रता है तो आगे 100 मोल प्रति लीटर है, ये भी लिख सकते हैं। सांद्रता को कितनी मान रहे हैं हम, 100 मान रहे हैं, एक स्मॉल ए का मान आ गया 100। अब टी हाफ हमसे ज्ञात करवा रहा है, तो टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन K1। तो इसके लिए हमें K1 चाहिए, तो K1 किससे निकलेगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से। ठीक है, तो पहले तो निकालना होगा K1 और K1 के बाद में आएगा टी हाफ। तो देखिए इसमें अब 90% अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है,
प्रारंभिक सांद्रता यानी ए का मान, ये हो गया कितना 100। 90% अभिक्रिया पूर्ण हो गई, प्रतिशत को हमने किस में बदल दिया 100 में। अब 100 में से 90 पूर्ण हो चुका है तो उत्पाद कितना बन गया, उत्पाद की सांद्रता कितनी हुई 90 हो गई, क्योंकि 90% पूर्ण हो गई यानी उत्पाद कितना बन गया 90 हो गया। अभिकारक कितना बचा 10 बचाएंगे। तो देखिए चूंकि अभिक्रिया 90% पूर्ण हो चुकी है, अतः उत्पाद की सांद्रता यानी x का मान कितना हो जाएगा 90 हो गया नहीं, यानी पूर्ण कब हुई, जितना उत्पाद बन रहा है तभी तो पूर्ण हुई, तो x का मान कितना हो जाएगा 90। अब देखिए हमारा समीकरण क्या है कि K1 बराबर 2.303 अपॉन T और log A अपॉन A माइनस x। K1 का मान हमें निकालना है, A का मान दिया हुआ है, x का दिया हुआ है, T का मान, T कितने समय में हो रही है 10 मिनट समय T, ये है 10 मिनट। इनको लिखना चाहो तो मोल प्रति लीटर, जैसे हम लिख सकते हैं इसको मोल, क्योंकि सांद्रता है प्रति लीटर, ये हमने मानी, और ये होगी 90 मोल प्रति लीटर। क्लियर। अब देखिए K1 बराबर 2.303 अपॉन 10 log 100 अपॉन 100 माइनस 90। क्लियर। अब K1 बराबर 2.303 अपॉन 10 log 100 अपॉन 10, क्या यही बचेगा, 100 में से 90 गए कितने में 10, बिंदु से बिंदु कैंसिल, यहाँ कितना बचा log 10। तो देखिए K1 बराबर 2.303 10 और ये हो गया log 10, और log 10 का मान कितना होता है 1, चूंकि log 10 बराबर इसका मान होता है 1, और यहाँ पे 1 रखेंगे, इसको इंटू करेंगे तो बोलो यही रहेगा या नहीं। तो देखिए K1 बराबर 2.303 इंटू 1 बटावा 10, तो K1 बराबर 10 का भाग लगाया तो ये हो जाएगा 0.2303, यही होगा। और K1 स्थिरांक तो किस में लिख देंगे, समय दिया हुआ मिनट में, तो ये हो जाएगा मिनट इनवर्स। अगर वेग स्थिरांक निकला है तो ऐसे, लेकिन अपन से क्या निकलवा रहा है अर्धदायी, एक में 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। अब देखिए अर्धदायी, यानी टी हाफ, तो देखिए टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन K1, K1 का मान ये रहा। तो देखिए टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन 0.2303, ठीक। अब ये लगभग 3 मिनट के लगभग आ जाएगा टी हाफ, क्योंकि अर्धदायी काल है, जो भी आ रहा है आगे लिख देंगे। समय किस में होगा, अर्धदायी काल क्या है, समय ही है, किस में निकाल रहे हैं मिनट, तो लगभग 3 मिनट के लगभग ये हो जाएगा। ये हो चुकी है आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया संपूर्ण। शून्य कोटि और प्रथम कोटि इस अभिक्रिया में से एक क्वेश्चन बड़ा आता है, ठीक है। तो दोनों के अवकलित और समाकलित वेग समीकरण, दोनों के वेग स्थिरांक की इकाइयाँ, दोनों ही अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल और दोनों के ही इनके जो न्यूमेरिकल हैं, जितने भी ग्राफ बताए हैं वो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त।